हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत मंगोलिया के एक बहुत ही विशाल डेजर्ट से होती है। आपको बता दूं कि यह ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेतीला इलाका माना जाता है। इस जगह पर एक कंपनी काम करने आई थी जिनका मकसद जमीन से तेल खोजना था, मगर उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वह एकदम गलत साबित होती है। इस रेतीली जमीन में तेल की एक बूंद भी नहीं मिलती, जिसके बाद हार मानकर ये सारे लोग अपने घर लौटने का फैसला करते हैं। इन सभी को वापस भेजने के लिए एक प्लेन का इंतजाम किया जाता है, जिसे उड़ाने वाले पायलट का नाम फ्रैंक है। फ्रैंक के साथ उसका एक को पायलट भी मौजूद है। इन दोनों की जिम्मेदारी यहाँ मौजूद सारे लगेज और कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज को सुरक्षित बीजिंग तक पहुँचाना है। सभी लोग अपनी सीटों पर प्लेन में सवार हो जाते हैं और बीजिंग की तरफ अपनी उड़ान भरते हैं। पर तभी अचानक इस विशाल रेगिस्तान में रेत का एक भयंकर तूफान उठने लगता है। हालात देखकर फ्रैंक का को पायलट डर जाता है और पूछता है कि अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। फ्रैंक उसे समझाता है कि पीछे मुड़ने का मतलब है फ्यूल के लिए लंबा इंतजार। हमारे पास इतनी फ्यूल नहीं बची है कि हम दोबारा से उड़ान भर सकें, और मदद आने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सोचकर फ्रैंक प्लेन की ऊंचाई और ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वे इस रेतीले तूफान के ऊपर से निकल सकें। लेकिन मुसीबत यह थी कि इनका प्लेन क्षमता से ज्यादा ओवरलोडेड था। इसी वजन के कारण वे उस भयानक तूफान के बीच बुरी तरह से उलझ जाते हैं। वो लोग रेडियो का इस्तेमाल करके कंट्रोल रूम से बात करने का प्रयास भी करते हैं, मगर कोई संपर्क नहीं जुड़ पाता। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब बहुत ज्यादा रेत अंदर जाने से उनके प्लेन का एक इंजन पूरी तरह दम तोड़ देता है। अब फ्रैंक समझ जाता है कि उसे हर हाल में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी ही पड़ेगी, और वह प्लेन को तेजी से जमीन की तरफ लाना शुरू करता है। मगर तूफान के कारण सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे यह लैंडिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे प्लेन जमीन के करीब पहुंचता है, उसका पीछे का हिस्सा एक बड़ी चट्टान से जोर से टकराता है। इस टक्कर से पीछे का दरवाजा टूटकर खुल जाता है। हवा का प्रेशर इतना तेज होता है कि एक पैसेंजर सीधा बाहर उड़ जाता है और उसकी जान चली जाती है। अब उनका प्लेन बेकाबू होकर रेगिस्तान की रेत पर घिसटते हुए बहुत दूर तक चला जाता है। जब वह आखिरकार रुकता है तो अंदर का नजारा खौफनाक होता है। प्लेन में सवार 2 और पैसेंजर्स अपनी जान गंवा चुके होते हैं। बाहर अभी भी रेत का तूफान कहर बरपा रहा था, इसलिए कोई भी बाहर कदम नहीं रख सकता था। जब वह भयंकर तूफान शांत होता है तो पता चलता है कि उनका पूरा प्लेन रेत के नीचे दब चुका है। हालांकि कुछ घंटों बाद तेज हवाओं के कारण वह सारी रेत उड़ जाती है और उनका प्लेन दोबारा से विजिबल हो जाता है। बचे हुए सभी लोग डरते हुए बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अपनी खाने पीने की सप्लाई की जांच करते हैं। तब उन्हें यह भयानक सच पता चलता है कि उनके पास जिंदा रहने के लिए केवल 1 महीने का ही राशन और पानी बचा है। उन्हीं लोगों के बीच मौजूद एक आदमी हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि वह पैदल ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। असल में यहाँ से किसी सुरक्षित जगह तक पहुँचने के लिए उन्हें कम से कम 200 माइल दूर जाना था, क्योंकि वे उड़ते हुए मंगोलिया की सीमा पार करके चाइना के किसी अनजान इलाके में आ गिरे थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि किसी को भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन की कोई जानकारी नहीं थी और उनका रेडियो भी पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। जो आदमी वहां से पैदल जाना चाहता था वह पूरे भरोसे के साथ बताता है कि वह पहले मैराथन दौड़ चुका है और उसे हाइकिंग का भी अच्छा खासा अनुभव है, इसलिए वह आराम से यह दूरी तय कर लेगा। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि भाई अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जो इस रेगिस्तान में सबसे ज्यादा जानलेवा और गर्म होता है। ये सब सुनने के बाद अंत में उसे भी समझ आ जाता है कि अकेले इस रेगिस्तान से बाहर निकलना बिल्कुल असंभव है। उसी रात जब सारे लोग थकावट के कारण प्लेन के अंदर सो रहे थे, बाहर एक बार फिर से तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसी दौरान डेविस नाम का एक आदमी टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलता है। वापस लौटते समय अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। ठोकर लगने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह रेत के टीले से लुढ़कता हुआ सीधे नीचे खाई में गिर पड़ता है। उस रेतीले तूफान में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह पूरी तरह से रास्ता भूल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन हवा के शोर में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अगली सुबह जब बाकी लोग उठते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि डेविस उनके बीच नहीं है। वे सभी मिलकर उसे आसपास काफी खोजते हैं, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि वह रात के तूफान में रेत के नीचे जिंदा ही दफन हो गया था। अपने एक और साथी को इस तरह खोने के बाद सब बुरी तरह डर जाते हैं। ग्रुप में मौजूद एक लेडी सीधे पायलट फ्रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है कि सच सच बताओ, क्या कोई हमें ढूंढने यहाँ आएगा? इसके कितने % चांस बचे हैं? फ्रैंक साफ शब्दों में जवाब देता है कि मुश्किल से 5%, मगर हम यहाँ से पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि हम इस बड़े रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में फंसे हैं। हमारा राशन और पानी बहुत सीमित है। अगर हमने सफर शुरू किया
तो वह सारा सामान बस 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ से भागने के बजाय मैं यहीं रुककर मदद का इंतजार करना प्रीफर करूंगा। बाहर बैठे बाकी लोगों का धैर्य अब टूटने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला। इसी डर से उनमें से 2 लोग चुपचाप वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं और अपने साथ कुछ पीने का पानी भी चुरा कर ले जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक उन्हें देख लेता है और सख्ती से कहता है कि कोई भी यहाँ से एक बूंद पानी नहीं ले जा सकता। इसी बात को लेकर उनके बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी छीना झपट्टी में वह कीमती पानी जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाता है। इसी बीच एलिट नाम का एक आदमी सामने आता है। वह सबको शांत करते हुए कहता है कि मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया है जो हम सबकी जान बचा सकता है। वह बताता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से इस टूटे हुए प्लेन को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इसके हिस्सों को रीबिल्ड करके एक नया छोटा प्लेन तैयार कर सकते हैं। ये सुनकर फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हें प्लेन के बारे में आखिर कितनी नॉलेज है। एलिट बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि मेरा काम ही प्लेन डिजाइन करना था। असल में एलिट कौन था ये बात वहाँ कोई नहीं जानता था। वह मंगोलिया में तेल निकालने वाली कंपनी का पक्का एम्प्लॉई नहीं था। वह तो बस एक बार एरोस्पेस से जुड़े किसी काम के सिलसिले में वहाँ आया था और पिछले 2 सालों से उनके साथ ही रुका हुआ था। एलिट का यह सीक्रेट जानने के बाद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, मगर इस बात से उनके अंदर जीने की एक नई किरण भी जाग उठती है। सभी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि वे मिलकर प्लेन को रीबिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रैंक जो खुद एक पायलट था उसकी इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। उसे लगता है कि यह सब बकवास है और वह इस काम के लिए एकदम साफ मना कर देता है। अगली सुबह पता चलता है कि जेम्स नाम का उनका एक साथी वहां से कहीं चला गया है। ग्रुप की वह लेडी उसे खोजने के लिए जाने लगती है, पर फ्रैंक उसे रोक देता है। वह कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। और इतना कहकर वह उसे खोजने निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते फ्रैंक उस पहाड़ी के पास पहुंचता है जहाँ प्लेन का पिछला हिस्सा टूट कर गिरा था। वहां पहुंचकर वह देखता है कि जो आदमी हवा में उड़कर गिरा था उसकी लाश अभी भी उसी जगह पर पड़ी है। आसपास जमीन पर कुछ गोलियों के खाली खोल भी बिखरे हुए थे। ये सब देखकर फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त जेम्स भी वहां आ जाता है। जेम्स कहता है कि इसका मतलब साफ है, हमारे आने से पहले यहाँ कोई और मौजूद था। मैं यहाँ अपनी वह घड़ी लेने आया था जो मैं इस आदमी से पोकर खेलते वक्त हार गया था, लेकिन अब इसकी कलाई से वह घड़ी गायब है। ये देखकर उन्हें पूरी बात समझ आ जाती है कि यहाँ रेगिस्तान के खतरनाक स्मगलर्स आए थे जिन्होंने मरे हुए आदमी के कपड़े और घड़ी दोनों लूट लिए। जो गोलियों के कवर वहाँ पड़े थे वह इस बात का सबूत थे कि उन बेरहम लुटेरों ने इनके मरे हुए साथी के शरीर पर गोलियां चलाकर अपनी प्रैक्टिस की थी। फ्रैंक तुरंत जेम्स को वापस कैंप चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स हिलने से इनकार कर देता है। वह फ्रैंक से पूछता है कि तुम उस प्लेन को दोबारा बनाने के खिलाफ क्यों हो। फ्रैंक जवाब देता है कि मैं लोगों के मन में झूठी आस नहीं जगाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि वह कभी उड़ने वाला नहीं है। इस पर जेम्स उसे समझाता है कि दुनिया का हर इंसान प्यार और सहारे की तलाश में रहता है। अगर हम इस मुश्किल वक्त में किसी को प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम जीने की एक उम्मीद तो दे ही सकते हैं, और अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो इंसान को वह करने की आजादी देनी चाहिए जो उसे सही लगता है। जेम्स की इस गहरी बात का फ्रैंक पर बहुत असर होता है और वह लोगों के साथ मिलकर प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही उसे अंदर से यकीन था कि यह काम नामुमकिन है। वे दोनों लौटकर बाकी साथियों के पास आते हैं और फिर पूरी टीम एक साथ उस प्लेन को बनाने के काम में जुट जाती है। रेगिस्तान में दिन के समय धूप इतनी तेज होती है कि बाहर काम करना मौत को दावत देने जैसा था। इसीलिए वे लोग दिन भर आराम करते और पूरी रात जाग कर अपना काम करते। लेकिन उनकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब एक रात काम करते समय वेल्डिंग की कुछ चिंगारियां सीधे उनके फ्यूल पर जा गिरती हैं। यह वही फ्यूल था जिसे उन्होंने आग और जनरेटर चलाने के लिए बचा कर रखा था। चिंगारी गिरते ही वहां एक भयंकर ब्लास्ट हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि उस धमाके में किसी की जान नहीं गई, लेकिन उनका वह जरूरी फ्यूल पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वे अपने बनाए प्लेन को उड़ा सकें। इसलिए अब जनरेटर चलाना पूरी तरह से बंद करना पड़ा। बिना बिजली के रात में काम करना मुमकिन नहीं था, इसलिए अब उन्हें मजबूरी में दिन की उस चिलचिलाती धूप में काम करना पड़ता है। गर्मी असहनीय थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिन के समय ही मेहनत करना जारी रखा। काफी हद तक प्लेन को रीबिल्ड करने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसके भारी विंग को सही जगह पर फिट करना। उनके पास कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर वह विंग गलती से भी रेत पर गिर गया तो उसे दोबारा उठाने के लिए उनके पास कोई क्रेन मौजूद नहीं थी। वे बहुत ही सावधानी से उस भारी भरकम हिस्से को ऊपर से खिसकाना शुरू करते हैं, मगर अचानक वह जंजीर बीच से टूट जाती है जिसके सहारे उन्होंने उसे रोक रखा था। विंग तेजी से नीचे की ओर फिसलता है और जाकर सीधा प्लेन से टकरा जाता है।
यह देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। उस वक्त प्लेन के अंदर उनका एक साथी पहले से मौजूद था, जिसका काम उस विंग को अंदर से बोल्ट लगाकर कसना था। कुछ ही सेकंड बाद वह बाहर निकलता है और खुशी से चिल्लाता है कि काम हो गया। असल में यह किसी चमत्कार जैसा था। जंजीर टूटने के बाद वह विंग फिसलकर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर जाकर सेट हुआ था जहां उसकी जरूरत थी। उस हिस्से के जुड़ते ही उनके प्लेन का बाहरी ढांचा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अब सभी को पक्का विश्वास हो गया था कि वे यहाँ से फ्लाई करके बच निकलेंगे। इस खुशी में सभी झूमने और एंजॉय करने लगते हैं। इसके साथ ही वे प्लेन के आगे से रेत को हटाकर एक साफ ट्रैक बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं ताकि उड़ान भरने में कोई दिक्कत न आए। मगर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही दिनों बाद वहां एक और खतरनाक तूफान आ धमकता है, जिसमें आसमान से कड़कती बिजलियां गिरने लगती हैं। प्लेन के विंग में पेट्रोल भरा हुआ था, इसलिए ब्लास्ट के डर से सभी लोग वहां से भागकर सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन एलिट टस से मस नहीं होता। वह किसी भी हाल में अपनी मेहनत से बनाए इस प्लेन को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। तभी ठीक उसके ऊपर एक भयंकर बिजली गिरने वाली होती है, मगर ऐन मौके पर फ्रैंक उसे धक्का देकर वहां से दूर गिरा देता है और उसकी जान बचा लेता है। फ्रैंक जानता था कि अगर एलिट मर गया तो कोई दूसरा ऐसा इंसान नहीं है जो इस प्लेन का बचा हुआ काम खत्म कर पाए। इसके बाद वे सभी मिलकर इस नए प्लेन का नाम फीनिक्स रख देते हैं। इजिप्शियन मिथोलॉजी में फीनिक्स एक ऐसे अद्भुत और पावरफुल जीव को कहा जाता है जो अपनी राख से भी दोबारा जिंदा हो जाता है। प्लेन पर अभी भी कुछ जरूरी काम बाकी था। समय के साथ साथ उनके पास पीने का पानी भी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर था। एक रात वे दूरबीन से देखते हैं कि दूर रेगिस्तान में कुछ अनजान लोगों ने अपने टेंट लगा रखे हैं और वहां डेरा डाले हुए हैं। हकीकत में वे सारे लोग खतरनाक स्मगलर्स थे। फ्रैंक कहता है कि हमें जाकर उनसे पीने के पानी की मदद मांगनी चाहिए। एलिट इस बात से सहमत नहीं होता और मना करता है। फिर भी फ्रैंक और कुछ लोग पानी की तलाश में उनके पास निकल पड़ते हैं। सुरक्षा के लिए फ्रैंक और उसका एक दोस्त एक बड़े पत्थर के पीछे पोजीशन ले लेते हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ होने पर वे पीछे से कवर फायर दे सकें। उन्होंने अपने पास गन भी रखी होती है। जैसे ही उनके साथी उन स्मगलर्स से पानी मांगते हैं, सामने से एक आदमी बिना कुछ सोचे सीधा उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ये देखते ही फ्रैंक और उसका दोस्त पत्थर के पीछे से गोलियां बरसाना शुरू करते हैं और उन लुटेरों को वहीं ढेर कर देते हैं। इस पूरी गोलीबारी के बीच उनका एक साथी वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। फ्रैंक के पास पूरा मौका था कि वह उसे पीछे से गोली मार दे, लेकिन वह ट्रिगर नहीं दबाता क्योंकि वह कोई कातिल नहीं था। इसी बीच जेम्स उन मरे हुए स्मगलर्स की तलाशी लेता है और एक की कलाई पर उसे वही घड़ी नजर आती है जो उनके उस साथी की थी जो प्लेन क्रैश के वक्त बाहर गिर गया था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये बिल्कुल वही स्मगलर्स हैं जो क्रैश साइट पर गए थे और जिन्होंने उनके मरे हुए दोस्त के शरीर पर गोलियां चलाकर मजे लिए थे। यानी उनका पाला बहुत ही निर्दयी और खूंखार लोगों से पड़ा था। उनमें से एक स्मगलर जो घायल हालत में बच गया था, उसे वे पकड़कर अपने बेस कैंप ले आते हैं। ग्रुप के कुछ लोग गुस्से में थे और चाहते थे कि उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए क्योंकि उसी के साथियों ने उनके दोस्त की जान ली थी। लेकिन फ्रैंक इंसानियत के नाते ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। इस बात को लेकर उनके बीच बहुत तीखी बहस चल ही रही होती है कि अचानक एलिट अपनी बंदूक निकालता है और उस स्मगलर को सीधे गोली मार देता है। इस घटना के बाद एलिट और फ्रैंक के बीच बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। एलिट हर चीज का ब्लेम फ्रैंक पर डालता है। वह चिल्लाकर कहता है कि तुम हमारे पायलट थे, तुम्हारी बेवकूफी से हम यहाँ फंसे हैं। मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका था पर तुम नहीं माने और तुम्हारी वजह से हमारे एक और आदमी की मौत हो गई। ये कड़वी बातें सुनकर फ्रैंक अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर एलिट के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। इस थप्पड़ से एलिट की ईगो को बहुत गहरी चोट लगती है और वह सबसे रूठ जाता है। वह धमकी देता है कि अब वह इस प्लेन को बिल्कुल नहीं बनाएगा। उसे जितना करना था उसने कर दिया। वह ताना मारता है कि मैं अकेला यहाँ तुम 10 लोगों के बराबर मेहनत करता हूँ और तुम लोग सिर्फ बैठकर तमाशा देखते हो। तब कैली नाम की लड़की उसे मनाने जाती है और समझाती है कि तुम्हारे बिना इस प्लेन को पूरा करना नामुमकिन है, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। इस पर एलिट शर्त रखता है कि अगर सारे लोग आकर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं काम पर वापस लौटूंगा। मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए हर किसी को उसके आगे झुकना पड़ता है। यहाँ तक कि फ्रैंक भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम ही यहाँ के बॉस हो, प्लीज इस काम को पूरा कर दो। इसके बाद एलिट का गुस्सा शांत होता है और सारे लोग फिर से प्लेन को तैयार करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे दूरबीन से देखते हैं कि जो आदमी उस रात भाग निकला था वह अपने बहुत सारे हथियारबंद साथियों के साथ वापस आ गया है।
पर वो लोग सीधा हमला करने से बचते हैं क्योंकि वे जानते थे कि अब इन लोगों के पास भी उन्हीं की छीनी हुई बंदूकें मौजूद हैं। इसके अलावा उन स्मगलर्स को यह भी अंदाजा था कि इनके पास राशन और पानी लगभग खत्म होने वाला है। वे इंतजार कर रहे थे कि जब ये लोग भूख प्यास से तड़प कर कमजोर हो जाएंगे तब वे आसानी से इन्हें मार देंगे। ये खतरा देखकर टीम और भी ज्यादा जी जान लगाकर मेहनत करती है और आखिरकार उनका प्लेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसी बीच फ्रैंक के हाथ एक पुरानी मैगजीन लगती है। उसमें तरह तरह के प्लेन्स के छोटे छोटे मॉडल्स छपे हुए थे। फ्रैंक को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि एलिट ने बिल्कुल इन्हीं मॉडल्स की नकल करके इस प्लेन का डिजाइन तैयार किया है। तब सबके सामने यह भयानक सच आता है कि एलिट जिन प्लेन्स की बात करता था वे असल में बच्चों के खेलने वाले खिलौने थे। वह सिर्फ छोटे मॉडल्स ही डिजाइन करता था। वो खिलौने हवा में जरूर उड़ते थे, मगर उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई असली और बड़ा प्लेन नहीं बनाया था। ये सच जानकर सभी का खून खौल उठता है। अयान नाम का शख्स तो इतना भड़क जाता है कि वह सीधा एलिट के माथे पर गन रख देता है। वह चिल्लाता है कि तुम इतने हफ्तों से हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। ये कबाड़ कभी नहीं उड़ेगा क्योंकि तुम्हें असल में प्लेन बनाना आता ही नहीं है। लेकिन एलिट को अपने काम पर पूरा भरोसा था। वह बिना डरे कहता है कि यह प्लेन उड़ेगा। मैं मानता हूँ कि मैं खिलौने बनाता था, पर वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले होते थे और उन छोटे मॉडल्स में असली प्लेन से भी ज्यादा बैलेंस की अहमियत होती है जो मैंने इसमें परफेक्ट रखा है। फ्रैंक बीच बचाव करके अयान को शांत करता है। तभी रेगिस्तान में एक बार फिर तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वह प्लेन जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से जोड़ा था वह अपने आप हवा में हल्का हल्का ऊपर उठने लगता है। यह नजारा देखकर सबको यकीन हो जाता है कि एलिट का डिजाइन एकदम सही है और यह सचमुच उड़ सकता है। उनके अंदर बुझ चुकी उम्मीद की आग फिर से भड़क उठती है, मगर वो तूफान इतना भयंकर था कि कुछ ही देर में उनका पूरा का पूरा प्लेन रेत के नीचे दब जाता है। जब मौसम साफ होता है तो रेत में दबे उस प्लेन को देखकर सब फिर से निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह कबाड़ उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा। पर फ्रैंक आगे आता है और जोश भरते हुए कहता है कि हमने अपना खून पसीना बहाकर इसे खड़ा किया है और हम इसे हर कीमत पर यहाँ से उड़ा कर ले जाएंगे। इसके बाद पूरी टीम मिलकर उस प्लेन को रेत से बाहर निकालती है और पूरी ताकत से खींचकर एक पक्के रास्ते पर ला खड़ा करती है। इसके बाद वे इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन स्टार्ट तो होता है पर अगले ही पल झटके से बंद हो जाता है। वे बिना हार माने इसे बार बार ट्राई करते हैं और अंत में उनकी कोशिश रंग लाती है। इंजन चालू हो जाता है। उधर दूर बैठे स्मगलर्स भी प्लेन के इंजन की तेज आवाज सुन लेते हैं और तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर और हाथों में बंदूकें लिए उन्हें जान से मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये देखकर सभी लोग फटाफट प्लेन के ऊपर चढ़ते हैं और उसके विंग को कसकर पकड़कर लटक जाते हैं। असल में उनके इस नए प्लेन का डिजाइन कुछ ऐसा था कि उसमें अंदर बैठकर सफर करने की कोई जगह ही नहीं थी। उन्होंने बड़े हवाई जहाज के टूटे फूटे हिस्सों को जोड़कर बस उड़ने लायक एक ढांचा तैयार किया था। अब उनका प्लेन उस कच्चे रनवे पर तेजी से दौड़ने लगता है। पीछे से आ रहे स्मगलर्स लगातार अपनी बंदूकों से उन पर फायर कर रहे थे, पर किस्मत अच्छी थी कि एक भी गोली उन्हें नहीं छू पाई। मगर तभी अचानक सामने उनका रनवे खत्म हो जाता है और एक गहरी खाई आ जाती है। यह देखकर स्मगलर्स को लगता है कि अब ये सभी खाई में गिरकर पक्का मारे जाएंगे, लेकिन ठीक उसी पल एक चमत्कार होता है। उनका फीनिक्स उस खाई के किनारे से हवा में छलांग लगाता है और सीधा आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उड़ने लगता है। हवा में खुद को सुरक्षित पाकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उनकी हफ्तों की जी तोड़ मेहनत आखिरकार सफल हो चुकी थी। इस तरह वे सभी मौत को मात देकर उस खतरनाक और जानलेवा रेगिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जहां से जिंदा लौटना नामुमकिन माना जाता था। लास्ट में स्क्रीन पर इन सभी लोगों की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये सारे लोग अब सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इसी शानदार एंडिंग के साथ यह सर्वाइवल मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।